आदाब नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्तक़बाल है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मीर इश्क़ उर्दू में। आज आपके सामने उर्दू अदब के जो गज़ल के पोर्शन है उसके जितने भी सवालात एग्ज़ाम में आते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा और ये सेशन आपके लिए काफ़ी मुफीद है। इसीलिए आप सबों से गुजारिश है कि मीर इश्क़ उर्दू यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आने वाले यूट्यूब के जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप किसी भी सेशन को मिस ना करें। आज आपके सामने बहुत ही अहम टॉपिक जो गज़ल का है और उससे जितने भी सवालात बनते हैं वो सब डिस्कस किया जाएगा। तो ये बीपीएससी टीआरई 2.0 जो होने वाला है उस ज़ाविये से देखा जाए तो काफ़ी अहम हो जाता है। और अभी 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 इन तीनों में सीट अच्छी खासी आने वाली है। तो उर्दू का जो एग्ज़ाम होगा चाहे वो 6 to 8 हो, 9, 10 हो या 11, 12 हो, इन तीनों में गज़ल के हवाले से ज़रूर सवालात रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को मिस ना करें और पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपसे गज़ल का कोई भी सवाल छूटे ना। आइए शुरू करते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के। सबसे पहला सवाल है, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्या गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है या तर्किश ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है? तो गज़ल जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका पहला ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गज़ल के निशातुस्सानिया का इमाम किसे कहा जाता है? गज़ल के निशातुस्सानिया का इमाम किसे कहा जाता है? क्या गज़ल के निशातुस्सानिया हज़रत मोहानी को कहा जाता है, जिगर मुरादाबादी को कहा जाता है, मजरूह सुल्तानपुरी को कहा जाता है या फिर शाद अज़ीमाबादी को कहा जाता है? तो गज़ल के निशातुस्सानिया का इमाम जो कहा जाता है वो मजरूह सुल्तानपुरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मजरूह सुल्तानपुरी को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गज़ल के निशातुस्सानिया का इमाम मजरूह सुल्तानपुरी को कहा जाता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। गालिब ने बेरंग मन अस्त किसे कहा है? गालिब ने बेरंग मन अस्त किसे कहा है? क्या गालिब ने बेरंग मन अस्त अपने फ़ारसी कलाम को कहा है, अपने उर्दू कलाम को कहा है, अपनी गज़लों को कहा है या फिर अपने खतूत को कहा है? तो गालिब ने बेरंग मन अस्त जो कहा है अपने उर्दू कलाम को कहा है। किसको कहा है? गालिब ने बेरंग मन अस्त अपने उर्दू कलाम को कहा है। तो ये सवाल जैसे ही आएगा तो आपको अपने उर्दू कलाम को टिक कर देना है। आगे देखें चौथा क्वेश्चन, किसने फ़ानी को यासियात का इमाम कहा है? क्या फ़ानी को यासियात का इमाम कहने वाले रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, अबुल लैस सिद्दीकी हैं, मजनू गोरखपुरी हैं या फिर अख्तर हुसैन रायपुरी हैं? तो फ़ानी को यासियात का इमाम जो कहा है किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। फ़ानी को यासियात का इमाम रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। तो चौथा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मीर ने रेख्ता का मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद किसे करार दिया है? क्या मीर ने रेख्ता का मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद ज़ाफ़र ज़िटली को कहा है, इस्माइल अमरोही या फिर इस्माइल मैरठी को कहा है या फिर वली दकनी को कहा है या फिर कुली कुतुब शाह को कहा है? तो मीर ने रेख्ता का मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद जो कहा है वो वली दकनी को कहा है। किसको कहा है? वली दकनी को। वली दकनी जो है इनका ताल्लुक़ दक्कन से था और ये जो शुमाल और जुनूब के दरमियान पुल बांधने का काम इन्होंने ही किया था। और मीर ने रेख्ता का मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद जो कहा है वो वली दकनी को कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 का सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। दर झेल में कौन सा खिताब गालिब का नहीं है? क्या गालिब नजमुद्दौला गालिब का खिताब है, दबीरुल मुल्क क्या गालिब का खिताब है, निज़ाम जंग क्या गालिब का खिताब है या खान बहादुर क्या गालिब का खिताब है? तो नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग तो
गालिब का ख़िताब जो है नजमुद्दौला भी है, दबीरुल मुल्क भी है, निज़ाम जंग भी है। सिर्फ ख़ान बहादुर ऐसा ख़िताब है जो गालिब का नहीं है। और सवाल में यही है कि गालिब का कौन सा ख़िताब नहीं है। तो गालिब का ख़िताब नहीं में जो आ जाएगा, नहीं में आ जाएगा ख़ान बहादुर का ख़िताब। ख़ान बहादुर का ख़िताब गालिब को नहीं मिला था, इसके अलावा ये तीनों गालिब को मिले थे। अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? क्या मिर्ज़ा गालिब का लक़ब नजमुद्दौला था, मिर्ज़ा नौशा था, दबीरुल मुल्क था या निज़ाम जंग था? तो मिर्ज़ा गालिब का लक़ब जो था वो मिर्ज़ा नौशा था। क्या था? मिर्ज़ा नौशा या फिर मिर्ज़ा दूल्हा। तो मिर्ज़ा गालिब का लक़ब मिर्ज़ा नौशा था। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसने उर्दू शायरी का बाबे आदम कहा है? वली को उर्दू शायरी का बाबे आदम कहा है। तो वली को उर्दू शायरी का बाबे आदम क्या शिबली ने कहा है, फ़िराक गोरखपुरी ने कहा है, मौलवी अब्दुल हक ने कहा है या फिर हाली ने कहा है? तो वली को उर्दू शायरी का बाबे आदम जो कहा है हाली ने कहा है। किसने कहा है? हाली ने कहा है। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाली ने वली को उर्दू शायरी का बाबे आदम कहा है। अब देखें 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अपनी इब्तदाई तालीम मिर्ज़ा गालिब ने किससे पाई? अपनी इब्तदाई तालीम मिर्ज़ा गालिब ने क्या नज़ीर अकबराबादी से पाई, मीर तक़ी मीर से पाई या फिर नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता से पाई या बहादुर शाह ज़फ़र से पाई? तो अपनी इब्तदाई तालीम मिर्ज़ा गालिब ने नज़ीर अकबराबादी से पाई है। मिर्ज़ा गालिब ने अपनी इब्तदाई तालीम किससे पाई है? नज़ीर अकबराबादी से। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपनी इब्तदाई तालीम मिर्ज़ा गालिब ने नज़ीर अकबराबादी से पाई है। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से कैसा होता है? क्या गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से जुदा गाना होता है, बेरब्त होता है या फिर मुसलसल होता है या पेचीदा होता है? तो गज़ल का हर शेर मानन जो है एक दूसरे से जुदा गाना होता है, यानी अलग अलग होता है। यानी पहले शेर में हम किसी और चीज़ के बारे में बताएं और दूसरे शेर में हम दूसरी बात का जिक्र करें। तो गज़ल का हर शेर मानवी एतबार से जुदा गाना होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है, जुदा गाना होता है। ऑप्शन नंबर ए 10 का सही हो जाएगा। आइए, मुसव्विर गम किसे कहते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन है, मुसव्विर गम किसे कहा जाता है? क्या मुसव्विर गम फ़ानी बदायूनी को कहा जाता है? क्या मुसव्विर गम गालिब को कहा जाता है? क्या मुसव्विर गम राशिदुल खैरी को कहा जाता है या फिर नून मीम राशिद को कहा जाता है? तो मुसव्विर गम जो कहा जाता है राशिदुल खैरी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 11 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मुसव्विर गम किसको कहा जाता है? अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़े। नासिख का नाम क्या था? 12वां नंबर क्वेश्चन है, नासिख का नाम क्या था? क्या नासिख का नाम ग़ुलाम हमदानी था? क्या नासिख का नाम शेख इमाम बख्श नासिख था? क्या नासिख का नाम शेख कलंदर बख्श था? क्या नासिख का नाम ख्वाजा हैदर अली था? तो नासिख का नाम जो है, नासिख का नाम शेख इमाम बख्श था। नासिख का क्या नाम था? शेख इमाम बख्श। तो नासिख का नाम था शेख इमाम बख्श। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। 13 नंबर क्वेश्चन है, इहाम गोई में किसे मलका हासिल था? इहाम गोई में क्या आबरू को मलका हासिल था, मजमून को मलका हासिल था या करंग को मलका हासिल था या फिर शाह हातिम को मलिका हासिल था? तो इहाम गोई में जब मलिका हासिल की बात आ जाएगी, इहाम गोई में मलिका हासिल किसको था? आबरू को था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इहाम गोई में मलिका हासिल था आबरू को। इहाम गोई में किसको मलिका हासिल था? आबरू को। 13 नंबर क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखें 14वां नंबर क्वेश्चन है, इस्लाह ज़बान में की तहरीक में किस शायर का ताल्लुक़ है? इस्लाह ज़बान की तहरीक से किस शायर का ताल्लुक़ है? क्या इस्लाह ज़बान से मीर का ताल्लुक़ है, ज़ौक़ का ताल्लुक़ है, नासिक का ताल्लुक़ है या दाग दहलवी का ताल्लुक़ है? तो इस्लाह ज़बान की तहरीक से जो ताल्लुक़ है वो नासिख का है। किसका है? नासिख का है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इस्लाह ज़बान की तहरीक से किस शायर का ताल्लुक़ था? तो इस्लाह ज़बान की तहरीक से नासिख का ताल्लुक़ था। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दर्ज झेल में कौन गालिब का हम असर नहीं था? क्या गालिब का हम असर मीर नहीं थे, शिफ्ता नहीं थे, मोमिन नहीं थे, या फिर ज़ौक़ नहीं थे? तो गालिब के हम असर जो नहीं थे, गालिब के हम असर कौन नहीं थे? तो गालिब के हम असर मीर नहीं थे। उसके अलावा शिफ्ता भी गालिब के हम असर थे, मोमिन भी गालिब के हम असर थे, ज़ौक़ भी गालिब के हम असर थे। लेकिन गालिब के हम असर कौन नहीं थे? मीर नहीं थे, क्योंकि मीर की पैदाइश पहले है, इसीलिए मीर गालिब के हम असर नहीं थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखें, दर्ज झेल में कौन सा शेरी मजमुआ जिगर मुरादाबादी का नहीं है? जिगर मुरादाबादी का क्या नहीं है? क्या शुले तूर जिगर मुरादाबादी का नहीं है, दागे जिगर जिगर मुरादाबादी का नहीं है, आतिश गुल जिगर मुरादाबादी का नहीं है, या फिर गुले नगमा जिगर मुरादाबादी का नहीं है? तो जिगर मुरादाबादी का शोले तूर जिगर मुरादाबादी का है, दागे जिगर जिगर मुरादाबादी का है, आतिश गुल जिगर मुरादाबादी का है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि गुले नगमा फ़िराक गोरखपुरी के गज़लों का मजमुआ है और फ़िराक गोरखपुरी को गुले नगमा पर अवार्ड भी मिला था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जिगर मुरादाबादी का गुले नगमा नहीं है। अब देखें, शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? क्या शायर बेदिमाग गालिब को कहा जाता है, मीर को कहा जाता है, फ़िराक गोरखपुरी को कहा जाता है, या मोमिन को कहा जाता है? तो शायर बेदिमाग जो कहा जाता है, शायर बेदिमाग मीर तकी मीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को शायर बेदिमाग कहा जाता है। और मीर तकी मीर जो है बहुत ही उर्दू के मशहूर शायर हैं और गज़ल गोई में इनको बहुत ज़्यादा मलिका हासिल था, और कादिरुल कलाम शायर भी हैं मीर तकी मीर, इसीलिए। और कुछ लोगों ने इनको शायर बेदिमाग भी कहा है, तो शायर बेदिमाग मीर तकी मीर को कहा जाता है। अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, किसके नज़दीक गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है? क्या गज़ल अब्दुर्रहमान बिजनौरी की आबरू है? ये कौल किसका है? किसके नज़दीक गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? क्या अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, मौलवी अब्दुल हक का कौल है, या फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली का कौल है? तो किसके नज़दीक गज़ल उर्दू शायरी है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है? ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या कौल है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखें, गालिब की सन्ने पैदाइश क्या है? क्या गालिब की सन्ने पैदाइश 1894, 1895, 1796 या फिर 1797? तो गालिब की सन्ने पैदाइश जो है हम लोग अच्छे से जानते हैं 1797 है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। गालिब की सन्ने पैदाइश क्या है? 1797 है। गालिब की सन्ने पैदाइश क्या है? 1797 है। गालिब की सन्ने पैदाइश 1797 है। अब देखें 20 नंबर क्वेश्चन में, गालिब का सन्ने वफ़ात क्या है? तो गालिब का सन्ने वफ़ात, क्या गालिब का सन्ने वफ़ात 1868 है, 1869 है, 1870 है, या फिर 1871 है? तो गालिब का सन्ने वफ़ात जो है 1869 है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 फरवरी 1869 गालिब का सन्ने वफ़ात है। अब 21 नंबर क्वेश्चन में देखें, गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है? तो गज़ल के पहले शेर को मक्ता कहा जाता है, मतला कहा जाता है, या फिर हुस्ने मतला कहा जाता है, या मतले सानी कहा जाता है? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी की जाती है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखें 22 नंबर क्वेश्चन, गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, क्या उसको बैत कहा जाता है, मतला कहा जाता है, मक्ता कहा जाता है, या फिर ज़विल मतला कहा जाता है? तो जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसको क्या कहा जाता है? मक्ता कहा जाता है। गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करे उसको मक्ता कहा जाता है। तखल्लुस कहते हैं जो उर्फ़ी नाम हो, जिसको उससे पहचाना जाता हो। तखल्लुस जिसमें, जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब, पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब है, लेकिन उनको गालिब के नाम से पहचानते हैं। उसी तरह हाली, उनका पूरा नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है। उसी तरह शाद अज़ीमाबादी, तो उनका असली नाम अली मोहम्मद है, तो उनका जो तखल्लुस है शाद है, तो उसी को मक्ता कहा जाता है। अब देखें 23 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा हैदर अली आतिश
ख्वाजा हैदर अली किस शायर का नाम है? देखिए मैंने तो पहले ही कह दिया आतिश, इसीलिए ये सवाल का जवाब आपके लिए बहुत आसान हो गया। ख्वाजा हैदर अली किस शायर का नाम है? तो आतिश का नाम है। किसका नाम है? आतिश का नाम है। तो 23वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा हैदर अली किस शायर का नाम है? आतिश का नाम है। अब देखें मीर का इंतकाल कहाँ हुआ, ये सवाल नेट के भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको आप लोग बखूबी देख लें और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले बीपीएससी में ये सवाल हूबहू आ जाए। मीर का इंतकाल क्या दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ, फैज़ाबाद में हुआ या फिर आगरा में हुआ? तो मीर का इंतकाल जो हुआ था, मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। मीर का इंतकाल जब आपसे पूछा जाए तो मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। अब देखें 25 नंबर क्वेश्चन है, गदर के बाद इन्हितात से गुजरने वाली सिंफ कौन सी थी? गदर के बाद यानी 1857 में जो मेरठ की गदर हुई उसके बाद इन्हितात से गुजरने वाली सिंफ क्या मरसिया थी, नज़्म थी, कसीदा थी या फिर गज़ल थी? तो गदर के बाद जो इन्हितात से गुजरने वाली सिंफ थी, गदर के बाद इन्हितात से गुजरने वाली सिंफ कौन सी थी? गज़ल थी। कौन सी थी? गज़ल थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गज़ल थी। गदर के बाद इन्हितात से गुजरने वाली सिंफ जो है गज़ल थी। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल में कुनूतियत का इमाम किसे कहा जाता है? क्या कुनूतियत का इमाम मीर को कहा जाता है, ज़ौक़ को कहा जाता है, गालिब को कहा जाता है या मोमिन को कहा जाता है? तो कुनूतियत का इमाम जो कहा जाता है वो मीर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मीर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कुनूतियत का इमाम किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है कुनूतियत का इमाम। शायर बेदिमाग किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है। कुनूतियत का इमाम मीर तकी मीर को कहा जाता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 27 नंबर देखें, वली का दीवान किस सन में दिल्ली आया? ये सवाल भी काफ़ी अहम है और ये सवाल इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं कि वली का दीवान किस सन में दिल्ली आया? क्या वली का दीवान 1707 में आया, 1710 में आया, 1715 में आया या 1718 में आया? तो वली का दीवान जो दिल्ली आया था, वली का दीवान कब आया था दिल्ली? 1718 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वली का दीवान कब आया था? 1718 ईस्वी में। अब देखें मोमिन की गज़लों में कौन सी खुसूसियत पाई जाती है? क्या मोमिन की गज़लों में यासियत पाई जाती है, फ़िक्र व फ़लसफ़ा पाया जाता है, तारीक़ ख़याल पाया जाता है या सोज़ो गदास पाया जाता है? तो मोमिन की गज़लों में क्या पाया जाता है? मोमिन की गज़लों में तारीक़ ख़याल पाया जाता है। मोमिन की गज़लों में तारीक़ ख़याल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका 28 का सही हो जाएगा। मोमिन की गज़लों में क्या कौन सी खुसूसियत पाई जाती है? तारीक़ ख़याल। और मोमिन को मकर शायराना के लिए भी जाना जाता है। मकर शायराना यानी तुम मेरे पास होते हो गोया, एक शेर है, तुम मेरे पास होते हैं गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो इसमें मकर शायराना का इस्तेमाल किया गया। तुम मेरे पास होते हो गोया, मोमिन का ये शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर में मकर इस्तेमाल किया गया और मिर्ज़ा गालिब ने इस शेर के लिए अपने पूरे दीवान को देने के लिए तैयार थे। मिर्ज़ा गालिब सिर्फ इस शेर के लिए उनको कहा था कि मैं आपको अपना पूरा दीवान दे दूंगा, आप मुझे सिर्फ ये शेर दे दीजिए। तो उन्होंने फिर भी मिर्ज़ा गालिब को ये शेर नहीं दिया था। अब देखें 29वां क्वेश्चन है, उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर किसे कहा जाता है? क्या उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर मीर को कहा जाता है, गालिब को कहा जाता है या फिर इकबाल को कहा जाता है या फैज़ को कहा जाता है? तो उर्दू का साहिब फ़िक्र शायर पहला जो है साहिब फ़िक्र शायर किसे कहा जाता है? गालिब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उर्दू का पहला साहिब फ़िक्र शायर गालिब को कहा जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अमीर और दाग के बाद गज़ल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया? अमीर और दाग के बाद गज़ल की रिवायत को, यहाँ असल में होना चाहिए मीर और दाग के बाद गज़ल की रिवायत को किसने आगे बढ़ाया? क्या फैज़ ने बढ़ाया, फ़ानी ने बढ़ाया, हसरत ने बढ़ाया या फिर असगर ने बढ़ाया? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसने बढ़ाया? हसरत मोहानी ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? हसरत मोहानी ने बढ़ाया। तो अमीर और
दाग के बाद यानी मीर और दाग के बाद गज़ल की रिवायत को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में जो काम किया है हसरत मोहानी ने किया है। किसने काम किया है? हसरत मोहानी ने किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखें 31 नंबर क्वेश्चन है, जदीद गज़ल में नर्म लहजे का शायर। तो जदीद गज़ल में नर्म लहजे का शायर किसको कहा जाता है? जदीद गज़ल में क्या नर्म लहजे के शायर फैज़ अहमद फैज़ हैं, हसरत मोहानी हैं, असगर गोंडवी हैं या जिगर मुरादाबादी हैं? तो जदीद गज़ल में नर्म लहजे का शायर जो कहा जाता है, जदीद गज़ल में फैज़ अहमद फैज़ को कहा जाता है। जदीद गज़ल में नर्म लहजे का शायर किसको कहा जाता है? फैज़ अहमद फैज़ को कहा जाता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखें 32 नंबर क्वेश्चन है, अहमद सिद्दीक किस शायर का नाम है? अहमद सिद्दीक क्या फ़िराक गोरखपुरी का नाम है? अहमद सिद्दीक या फिर मजनू गोरखपुरी का नाम है? शाद अजीमाबादी का नाम है या फिर जोश मलियाबादी का नाम है? तो अहमद सिद्दीक जो नाम है असल, अहमद सिद्दीक किसका नाम है? मजनू गोरखपुरी का। अहमद सिद्दीक किसका नाम है? मजनू गोरखपुरी का असल नाम है अहमद सिद्दीक। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अहमद सिद्दीक किसका सही नाम है? मजनू गोरखपुरी का। अब देखें 33वां क्वेश्चन, अभी इससे पहले इस बात का जिक्र किया जा चुका है। तो मकर शायराना किस शायर के कलाम की एक खुसूसियत है? क्या मकर शायराना मोमिन की है, दाग की है, गालिब की है या फिर ज़ौक़ की है? तो मकर शायराना जो खुसूसियत है ये किसकी है? मोमिन के कलाम की खुसूसियत है। 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 का कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखें 34वां क्वेश्चन है, मोमिन खां मोमिन के लिए मकर शायराना का इस्तेमाल किसने किया था? मोमिन खां मोमिन के लिए मकर शायराना का इस्तेमाल किसने किया था? क्या ज़िया बदायूनी ने किया था, फ़िराक गोरखपुरी ने किया था, मजनू गोरखपुरी ने किया था या फिर मजरू सुल्तानपुरी ने किया था? तो मोमिन के लिए मकर शायराना का जो इस्तेमाल किया था वो ज़िया बदायूनी ने किया था। किसने किया था? ज़िया बदायूनी ने किया था। मोमिन के लिए, मोमिन खां मोमिन के लिए मकर शायराना का इस्तेमाल ज़िया बदायूनी ने किया था। 35वां क्वेश्चन है, उर्दू का सूफ़ी शायर किसे कहा जाता है? उर्दू का सूफ़ी शायर क्या अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है, दर्द को कहा जाता है, हाली को कहा जाता है या आज़ाद को कहा जाता है? तो उर्दू का सूफ़ी शायर दर्द को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दर्द को कहा जाता है। 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखें 36वां क्वेश्चन, मीर ने उर्दू के कुल कितने दीवान लिखे? मीर ने उर्दू के कुल कितने दीवान लिखे? क्या मीर ने उर्दू के 5 दीवान लिखे, 6 दीवान लिखे, 7 दीवान लिखे या 8 दीवान लिखे? तो मीर ने उर्दू के कुल 6 दीवान लिखे हैं। उर्दू के मीर ने कितने दीवान लिखे हैं? 6 दीवान, और एक दीवान फ़ारसी में है। तो मीर का जब कुल दीवान आए तो 7 हो जाएगा, और उर्दू के जब दीवान की बात आएगी तो उर्दू के 6 दीवान हैं। मीर के उर्दू के कितने दीवान हैं? 6 दीवान हैं। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें हैं, एक वैद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये जुमला किसका कौल है? हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें हैं, एक वैद मुक़द्दस और दूसरा दीवान गालिब, दूसरी दीवान गालिब। ये जुमला किसका है? क्या ये जुमला अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, कलीमुद्दीन अहमद का है या फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली का है? तो ये जुमला जो है हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताब है, एक वैद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये जुमला जो है अब्दुर्रहमान बिजनौरी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग अक़वाल को अच्छे से याद कर लें क्योंकि अक़वाल पूछे जाने के ज़्यादा इम्कानात हैं, इसीलिए अक़वाल को अज़बर कर लें, अक़वाल को बिल्कुल याद कर लें। 37 का, हिंदुस्तान में 2 इल्हामी किताबें, एक वैद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। ये किसका कौल है? अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है। अब देखें 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ, गज़ल के तहत और किस सिन्फ में इस्तेमाल की जाती है? तो गज़ल के तहत जो है इस्तेमाल की जाती है किसमें? कसीदा में। ये सवाल कल जब मैंने कसीदा का करवाया था तो उसमें हूबहू दे दिया था। तो गज़ल का जो तहत है और किस सिन्फ में इस्तेमाल की जाती है? कसीदा में इस्तेमाल की जाती है। अब देखें तग़ज़्ज़ुल से किसका ताल्लुक़ है? तग़ज़्ज़ुल से क्या इब्हाम का ताल्लुक़ है, जज़ालत का ताल्लुक़ है, नग़मगी से ताल्लुक़ है या फिर सोज़ो गदास से? तो तग़ज़्ज़ुल का जो ताल्लुक़ है 39 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जज़ालत का। तग़ज़्ज़ुल से किसका ताल्लुक़ है? नहीं है, जज़ालत का नहीं है। उसके अलावा सोज़ो गदास गज़ल में पाया जाता है, तग़ज़्ज़ुल में पाई जाती है, नगमगी भी पाई जाती है, इब्हाम भी पाई जाती है, और किसका ताल्लुक़ नहीं? जज़ालत का ताल्लुक़ तग़ज़्ज़ुल से नहीं है। उसके अलावा इन तीनों का है। अब देखें
40 नंबर क्वेश्चन की तरफ, गुले नगमा पर फिराक गोरखपुरी को कौन सा अवार्ड मिला था? क्या गुले नगमा पर फिराक गोरखपुरी को रियासती साहित्य अकेडमी मिला था, इकबाल सम्मान मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, या फिर एक गाली ज्ञानपीठ मिला था? तो गुले नगमा पर अल्लामा फिराक गोरखपुरी को जो अवार्ड मिला था वो ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था, इसीलिए ज्ञानपीठ के ज़ुमरा में फिराक गोरखपुरी का नाम शामिल है। और ज्ञानपीठ मिलने वाले में शहरियार भी हैं। ज्ञानपीठ मिलने वाले में कौन है? शहरियार भी हैं। उसके अलावा कुर्रतुल ऐन हैदर भी है जिनको ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था। 4 अदीब हैं जिनको ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था। एक फिराक गोरखपुरी, शहरियार और उसके बाद कुर्रतुल ऐन हैदर, एक और है, उसका नाम इंशाल्लाह अगले वीडियो में ले लिया जाएगा। अब देखें किस इस्तिलाह से गज़ल का ताल्लुक़ नहीं है। क्या रदीफ़ से गज़ल का ताल्लुक़ नहीं है, रदीफ़ व काफ़िया से, इजमाल से नहीं है, इबहाम से नहीं है, इतनाब से नहीं है। तो किस इस्तिलाह से गज़ल का ताल्लुक़ नहीं है? गज़ल का ताल्लुक़ किस इस्तिलाह से नहीं है? तो आप इसको बखूबी जानें कि गज़ल का ताल्लुक़ इतनाब से नहीं है। किससे नहीं है? इतनाब से नहीं है। उसके अलावा इबहाम से है, इजमाल से है, रदीफ़ व काफ़िया से है। रदीफ़ व काफ़िया नहीं हो तो गज़ल का पहला शेर ही ना बने, इजमाल नहीं हो, खूबसूरती नहीं हो तो गज़ल की कोई हैसियत नहीं, इबहाम नहीं हो, एक माना दूर का हो एक माना करीब का हो, ये भी गज़ल की खसूसियत है। तो गज़ल का इतनाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब देखें किन शायर के अहद को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है? तो उर्दू शायरी का अहद ज़र्री क्या जिगर व असगर के दौर को कहा जाता है, आतिश व नासिक के दौर को कहा जाता है, मीर व सौदा के दौर को कहा जाता है, या फिर ज़ौक़ और गालिब के दौर को कहा जाता है? तो उर्दू शायरी का अहद ज़र्री जो कहा जाता है मीर और सौदा के दौर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये तमाम सवालात गज़ल से ही लिए गए हैं, इसीलिए गज़ल के पोर्शन को अच्छे से अज़बर करने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। अब देखें 43वां नंबर क्वेश्चन है, मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये किसका कौल है? मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये सवाल पूछे जाने के इम्कान है। तो ये किसका कौल है? क्या हाली का कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, अब्दुर्रहमान बिजनौरी का कौल है, या कलीमुद्दीन अहमद का कौल है? तो ये कौल जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का है। 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ताजमहल, उर्दू और गालिब, मुग़लों ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। इसका सही जवाब रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है ये, तो रशीद अहमद सिद्दीकी हो जाएगा। अब देखें एक जगह तो शायर बेदिमाग कहा गया था, अब यहाँ पर खुदाई सुखन कहा जा रहा है। खुदाई सुखन किसे कहा जाता है? क्या मीर तकी मीर को कहा जाता है, मीरा जी खुदानुमा को कहा जाता है, गालिब को कहा जाता है, या फिर ज़ौक़ को कहा जाता है? तो खुदाई सुखन किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है। खुदाई सुखन किसको कहा जाता है? मीर तकी मीर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें उर्दू गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े शायरी किसने करार दिया है? उर्दू गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसने करार दिया है? क्या अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने करार दिया है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने दिया है, खलील रहमान आज़मी ने दिया है, या फिर कलीमुद्दीन अहमद ने दिया है? तो उर्दू गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसने करार दिया है? उर्दू गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन कलीमुद्दीन अहमद ने करार दिया है। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उर्दू गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसने करार दिया है? कलीमुद्दीन अहमद ने करार दिया है। अब देखें 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन सा शेरी मजमूआ खलील रहमान आज़मी का नहीं है? खलील रहमान आज़मी का क्या कागज़ी पहरान नहीं है, नया अहदनामा नहीं है, ज़िंदगी नहीं है, या फिर सरवद ज़िंदगी नहीं है? तो खलील रहमान आज़मी का शेरी मजमूआ जब आप पढ़ेंगे तो कागज़ी पहरान भी खलील रहमान आज़मी का है, नया अहदनामा भी खलील रहमान आज़मी का है, ज़िंदगी भी खलील रहमान आज़मी का शेरी मजमूआ है, लेकिन सरवद ज़िंदगी जो है आज़मी का नहीं है शेरी मजमूआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखें 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ, गज़ल में मतला के बाद आने वाले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों तो उसे क्या कहा जाता है? यानी गज़ल के फ़ौरन बाद, गज़ल के मतला के बाद फ़ौरन जो शेर आता है उसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों की पैरवी की गई हो, और तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या उसको मतला कहा जाएगा, या फिर उसको हुस्न मतला कहा जाएगा, बैत कहा जाएगा, या फिर मक्ता कहा जाता है? तो गज़ल के फ़ौरन बाद जो आने वाला जो शेर है जिसमें काफ़िया और रदीफ़ दोनों हों तो उसको क्या कहा जाता है? हुस्न मतला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुस्न मतला। काफ़िया और रदीफ़ की दोनों की पैरवी की गई है तो उसको क्या कहा जाता है? हुस्न मतला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 47 का सही हो जाएगा। अब देखें शबान हिजरा दराज चू जुल्फ़ दरोज़ वसलत चू उमर के तो कोता
सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। इब्तदाई ज़माने में लिखी जाने वाली गज़ल का ये शेर किसका है? सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। तो 48 का ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरू सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरू सही हो जाएगा। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, अमीर खुसरू का ये क्या बोलते हैं गज़ल का शेर है। तो ऑप्शन नंबर बी 47 का सही हो जाएगा। जैसे अभी एसटीईटी में पूछा था, पिया बास प्याला पिया जाए ना जिया जाए ना, तो ये कुली कुतुब शाह का शेर है। इसी तरह सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, और अमीर खुसरू का ताल्लुक जो है पटियाला से है। और इनका जो मज़ार है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार से जस्ट पहले अमीर खुसरू का मज़ार है, और इन्हीं को तूतिए हिंद भी कहा जाता है। अब देखें 49 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है आज के टॉपिक का। और इसके अलावा अभी एक और पोर्शन आएगा, एक और सेशन आएगा गज़ल के ही हवाले से, इसीलिए आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। दर्ज झेल में से कौन सा शायर वली दखनी का हम असर नहीं है? क्या नाजी नहीं है, आबरू नहीं है, आरजू नहीं है, या फिर ज़ौक़ नहीं है? तो वली दकनी का हम असर कौन नहीं है? तो वली दकनी का हम असर कौन नहीं है? ज़ौक़ नहीं है। वली दकनी का हम असर कौन नहीं है? ज़ौक़ नहीं है। ज़ौक़ दहली से ताल्लुक़ था, और वो हम असर भी नहीं थे। ज़ौक़ जो है हम असर भी नहीं थे, क्योंकि नाजी, आबरू, आरजू ये सब पहले के शोरा हैं, और वली दकनी के हम असर हैं। लेकिन ज़ौक़ जो है 1700 के बाद यानी 18वीं सदी में से ज़ौक़ का ताल्लुक़ है। और ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, और उन्हें ख़ान बहादुर का भी खिताब मिला था ज़ौक़ को, इसीलिए ज़ौक़ जो है वली दकनी के उस्ताद नहीं है। तो 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्ज झेल शायरों में से किसका ताल्लुक़ दहली से है? तो दहली से क्या नासिक का ताल्लुक़ है, दर्द का ताल्लुक़ है, आतिश का ताल्लुक़ है, या मसफ़ी का ताल्लुक़ है? तो नासिक हम लोग जानते हैं इस्लाही ज़बान के लिए मशहूर हैं, और लखनऊ से इनका ताल्लुक़ है नासिक का। और आतिश का भी फैज़ाबाद लखनऊ से ही ताल्लुक़ है। मसफ़ी का भी वो भी अमरोहा में पैदा हुए थे, और उनका भी दबिस्तान लखनऊ से ही ताल्लुक़ है। तो दहली से जो ताल्लुक़ है वो दर्द का है, ख्वाजा मीर दर्द दहलवी, इनका दहली से ताल्लुक़ है। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज हमने उर्दू गज़ल के 50 क्वेश्चन को किया है, और अभी इसमें तकरीबन और 50-60 क्वेश्चन होंगे जो उर्दू गज़ल के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और हर एग्ज़ाम में इससे सवाल आते रहते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि मीर इश्क उर्दू यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मीर इश्क उर्दू यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आने वाले यूट्यूब चैनल के लिंक, यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो मीर इश्क उर्दू के यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसका PDF जो है टेलीग्राम पे डेली डाला जाता है। जैसे ही यहाँ पे वीडियो अपलोड होगा कुछ देर के बाद PDF टेलीग्राम पे भी अपलोड होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यही जो टेलीग्राम पे मीर इश्क उर्दू चैनल को सर्च करके वहाँ से आप लोग